साथियों, ये जो टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन और विशेष आवश्यकता वाले छात्र, CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, यहाँ से 5 क्वेश्चन आने हैं और 5 की जगह यहाँ से कम अप्रॉक्सीमेटली 8 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, क्योंकि वो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में भी आते हैं, भाषा के रूप में भी, यानी कि 10 क्वेश्चन करीब मान के चलिए इस टॉपिक से आते हैं। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़रूरी भी है, सिलेबस में होना बहुत ज़रूरी है। इंक्लूसिव एजुकेशन, जैसा कि इस शब्द पे मैं पिछली कक्षा में भी बात कर चुका हूँ, समावेशी शिक्षा। समावेशी सभी बच्चे जानते हैं और सबको पता भी होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना है, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। हम हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, अमेरिका का एक नागरिक अगर कहीं किसी देश में फंसा होता है तो पूरी ताकत लगा देते हैं उसको निकालने के लिए भी। तो ऐसे ही है हमारी शिक्षा कि कोई भी छात्र चाहे किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि का हो, उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो, अमीर हो, गरीब हो, धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, या किसी भी तरह का रहन सहन हो, शिक्षा सबके लिए समान अधिकार है। तो सभी तक शिक्षा पहुंचानी है, इस बात को ध्यान में रख के ये शब्द है समावेशी शिक्षा। हालांकि ये शब्द जो समावेशी है ये इकोनॉमिक्स में भी इस्तेमाल होता है और कुछ 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं थी तो वहाँ इस शब्द का इस्तेमाल विशेषकर हुआ था कि समाज में जो लोग मुख्य धारा से अलग हो गए हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ना। तो ऐसे ही ये शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में है कि अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि या आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, या वे विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं, सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है, विद्यालयों की जिम्मेदारी है, शिक्षकों की जिम्मेदारी है। तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। एक तरफ ये परंपरागत विचार हैं और दूसरी तरफ इसमें बदलाव की बात लिखी हुई है। तो अलग अलग समाज, अलग अलग पढ़ाई, ये परंपरागत विचार पर आधारित है। ज्ञान पहले से तय है, सीखने के लिए विशेष वातावरण, सबके लिए सीखने का एक ही तरीका, पढ़ाने पर जोर, सीमित बच्चों को अवसर, ये परंपरागत विचारों की कुछ सूची है। अब इसमें बदलाव की बात करते हैं कि समावेशी कक्षा में किस तरह के बदलाव होने चाहिए। सबके लिए एक साथ शिक्षा, चुनौतीपूर्ण बच्चों सहित। अब यहाँ बहुत विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि चुनौतीपूर्ण बच्चे सहित, चुनौतीपूर्ण बच्चे जिनको हमें पहले से ही खासकर शिक्षक को इस तरह से तैयार रहना है कि जो कक्षा है वो विविधतापूर्ण है और होनी भी चाहिए, भाषा के आधार पर भी, धार्मिक, जातिगत, सामाजिक, आर्थिक, सभी विविधताएं वहाँ देखने को मिलेंगी एक कक्षा में। और टीचर को संवेदनशील होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो भी विषय हैं उनमें तो संवेदनशील होना ही चाहिए। खासकर विशेष आवश्यकता वाले जो छात्र हैं उनके प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। उम्मीद ये है कि शिक्षक सभी को साथ लेकर चलेंगे। कक्षा में हाई अचीवर्स भी हैं, लो अचीवर्स भी हैं, और सभी जो है मनुष्य हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा खुद का ध्यान, अटेंशन इतनी नहीं रहती किसी काम में, जैसे कहते हैं शरीर में या एटमॉस्फेयर की वजह से या घर की परिस्थिति की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी घटती हैं कि हमारा ध्यान नहीं होता। ऐसे बच्चे भी जब घर से आते हैं तो उनका ध्यान भी नहीं होता। ऐसे में भी शिक्षक को सभी को लेकर आगे बढ़ना है।
और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको ध्यान में रखकर उन्हें पर्याप्त समय देना है ताकि वे भी आत्मविश्वास के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकें और धीरे धीरे मजबूत होते चलें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। सबके लिए चुनौतीपूर्ण बच्चों सहित एक साथ शिक्षा, लचीलापन, ये सामाजिक विज्ञान में जो या फिर सभी को पढ़ना चाहिए कि भारत में शिक्षा का क्या इतिहास रहा है। तो वहाँ जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत थी तो उन्होंने सर्वे कराया और सर्वे में पाया कि भारतीय कक्षाएं जो हैं लाखों, मतलब विद्यालय जिनकी संख्या लाखों में है और कक्षाओं की संख्या लाखों में है, वहाँ सभी बच्चे एक साथ बैठते हैं और वहाँ की सामाजिक परिस्थिति के अनुसार या आर्थिक परिस्थिति के अनुसार कक्षाएं काफ़ी लचीली हैं। तो उन्होंने जब भारत में शिक्षा पद्धति की नींव रखी तो उसमें डिसिप्लिन पर अधिक जोर दिया। इससे जो हाशिए पर या कह लें सीमांत आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग थे, बच्चे थे जिनके परिवार, वो लोग वहाँ उस शिक्षा को प्राप्त करने में संभव नहीं हो पाते थे। तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो लचीली हो, लचीलापन। विविधता में सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। विविधता में सीखना, विविधता में सीखने से तात्पर्य ये भी है कि हमारा समाज जो है ये काफ़ी विविधताओं से भरा हुआ है और बच्चा जब विविधताओं में सीखता है तो समाज में बेहतर तरीके से घुल मिलकर कार्य कर पाता है। हर विद्यार्थी की ज़रूरत के लिए अलग शिक्षण युक्ति यानी कि स्ट्रेटजी। अब यहाँ हर बच्चा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर बच्चा ज्ञान का खुद से निर्माता है और अगर ये हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो हमें बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार ही कार्य करना होगा, वहाँ उसी तरीके से काम करना होगा। पढ़ाना सीखने पर जोर, पढ़ाना और सीखने पर जोर, सबके लिए सीखने का अवसर। कक्षा में जो विविधता से भरी हुई कक्षा है, चुनौतीपूर्ण छात्र भी हैं और किसी भी बैकग्राउंड के छात्र हैं, तो सबके लिए सीखने के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। ऐसा वातावरण हो, भय मुक्त हो, लोकतांत्रिक हो। हमारी टीचर की जो रणनीति है वो हर प्रत्येक छात्र के लिए अलग हो और उसमें साथ में ध्यान रखा जाए कि उसमें अगर हमें रिजल्ट उम्मीद अनुसार नहीं मिल रहे तो उसमें तुरंत परिवर्तन करना ज़रूरी है। तो ये है समावेशी शिक्षा। सभी जानते हैं, आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन चाहे कैसा भी आए इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। हर बच्चे का सम्मान करना है, हर बच्चे की हमें बाधाएं दूर करनी है, हर बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, हर बच्चे को मोटिवेट करना है, हर बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार उसे बढ़ावा देना है। हाई अचीवर, लो अचीवर बच्चों का ध्यान रखना है। हाई अचीवर्स जो बच्चे हैं और जो और आगे तेज़ी से काम करना चाहते हैं तो उनको वो अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। जैसे छोटा सा उदाहरण ये भी है कि अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की क्लासेस देखें तो जो क्लासरूम्स होते हैं 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास के, तो उनकी क्लासरूम के पास में ही कुछ बुक्स रखी रहती हैं और वो बुक्स वो होती हैं जो नेक्स्ट क्लास की होती है। और ऐसे मैं तो कहूँगा कि हमें उस क्लासरूम के पास पिछली क्लासों की बुक्स भी रखनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे लो अचीवर हैं तो उनको फिर से लाया जाए। क्योंकि जब मैं 9th 10th में जाता हूँ क्लास में तो वहाँ मैं देखता हूँ कि बच्चे मैथ, साइंस में या सोशल साइंस में बेहतर नहीं कर पा रहे या हिंदी इंग्लिश पढ़ने में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें फिर से पीछे की कुछ किताबों को उन्हें जो इजी तरीके से, आसान तरीके से समझ में आए वहाँ से लेके चलना होगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट बीच में छूट गया है उसको लेकर आना होगा। तो ऐसे ही जो टैलेंटेड बच्चे हैं और जो बेहतर कर रहे हैं तो उनको जो है हमें नेक्स्ट क्लासेस की जो सामग्री हैं वो भी उपलब्ध करानी चाहिए ताकि वो उसमें और बेहतर कर सकें। स्कूल में, स्कूल के बाहर कंपटीशन में पार्टिसिपेशन कर सकें अपनी रुचि अनुसार। तो इस तरीके से हम हाई अचीवर और लो अचीवर दोनों बच्चों को वहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो लो अचीवर हैं बच्चे, उनको हमें रिमेडियल क्लासेस देनी होती हैं।
निदानात्मक उपाय अपनाने होते हैं। और जब बच्चा लगातार लो अचीव कर रहा है तो हमें फिर गहन अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, बच्चे से बात करने की आवश्यकता होती है, बच्चे के माता पिता से बात करने की आवश्यकता होती है। कोई घर की ऐसी समस्या है जिससे बच्चा परेशान है और घर में ऐसा वातावरण नहीं मिल पा रहा, हम फिर कोशिश करते हैं बच्चे के साथ अपनी रणनीति में, खासकर टीचर को अपनी रणनीति में बदलाव करना है और उसको बेहतर करने के लिए प्रेरित करना है। ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना है कि वो अपनी कमजोरियों को पहचाने, उसे दूर करे और आगे बढ़े, जिसे हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं। तो हाई अचीवर, लो अचीवर को हैंडल करने का तरीका ये है। अब यहाँ CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स जो छात्र हैं, यहाँ सबसे पहले तो टीचर को दिमाग में ये रखना है कि वो दुनिया को नहीं बचाने जा रही इस फील्ड में, ना ही उस बच्चे के लिए भगवान है, वो तो उस बच्चे का राइट है। हमें पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ बच्चे को समय देना है, पर्याप्त समय देना है और उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार ही हमें अपनी रणनीति बनानी है। लिखने का समय देना है, पढ़ने का समय देना है, अपनी बात प्रेजेंट करने का समय देना है और बच्चे के साथ इस तरह व्यवहार करना है कि जैसे पेरेंट्स वेल विशर्स हैं, ऐसे टीचर्स भी वेल विशर्स हैं। इस तरह हम उनके साथ कार्य करना है। और यहाँ CWSN से कुछ और पॉइंट्स हैं जिस पर हम चर्चा करते हैं, जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, ना सिर्फ CDP में, इंग्लिश और हिंदी में भी आते हैं या संस्कृत में। यहाँ कुछ विकार लिखे हुए हैं, मैं 3 की बात कर रहा हूँ, और भी हैं जिन पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो 2 हैं, पढ़ने में दिक्कत और लिखने में दिक्कत, यानी कि डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया, ये इनके आगे जो ये शब्द जुड़ा हुआ है डिस, यानी कि ये परेशानी को बताता है, दिक्कत को बताता है, और लेक्सिया जो शब्द है वो लिखने से संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है, और ग्राफिया जो है वो लिखने से संबंधित है। ये इनका अगर हम इन शब्दों के निर्माण में जाते हैं तो इनका हमें मूल प्राप्त होता है लैटिन और ग्रीक शब्दों में, यानी कि यूरोप में, और वहाँ ये लेक्सिया जो वर्ड है वो पढ़ने के लिए और ग्राफिया लिखने के लिए आसानी से याद करने हैं। इन पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि ये आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज है वहाँ पर ये आने की संभावना हमेशा रहती है। और ये तीसरा जो है कैलकुलिया, यानी कि गणित से संबंधित है। तो आपको ये पहला जो वर्ड है, ये इसके आगे जुड़े हुए हैं डिस, तो ये डिस्टरबेंस को दिखाता है कि किन चीज़ों में डिस्टरबेंस है। अगर उसमें ए वर्ड जुड़ा होता है तो बता रहा है कि भाई किस चीज़ की अनुपस्थिति है। यहाँ बाकी जो वर्ड हैं सब लेक्सिया पढ़ना, ग्राफिया लिखना और कैलकुलिया गणित इजीली हैं, और आपको विशेष रूप से इन 2 को तो एक तरीके से अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हाँ CDP में भी है, फिर लैंग्वेज के पोर्शन है, यानी कि 5 नंबर तो CDP में है और फिर उसके बाद 5 नंबर और मान के चलिए आगे भी आने हैं लैंग्वेजेस में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हैं। और भी हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिए कि 2 ये डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया, यानी कि बच्चों को पढ़ने में समस्या आती है, लिखने में समस्या आती है या गणित में समस्या आती है, तो आपको ये शब्द पता होने चाहिए। ये इंग्लिश में है तो हिंदी जो इंग्लिश है, इंग्लिश के ही वर्ड आएंगे और उन्हें हिंदी में भी इंग्लिश के रूप में ही लिखा जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि इंग्लिश के शब्दों को भी ज़रूर देखें और उस हिसाब से सीधे आंसर आप कर सकते हैं।
यहाँ ब्लैक बोर्ड पर हमने ये इन 3 की चर्चा की, साथ में ये कुछ और विकार हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। डिसनोसिया मीन्स ज्ञान या पहचान में कमी, ज्ञान संबंधी बात या बोध या समझने में परेशानी महसूस करता है। डिस्फेसिया स्पीच या बोलने में समस्या। डिस्टैक्सिया मसल कोऑर्डिनेशंस यानी कि एक तरह की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें तंत्रिका संबंधी विकार या असमान गति चलने फिरने में देखी जाती है, हाथ पैर में। फिर है डिस्प्रैक्सिया, यहाँ इस पर ध्यान देंगे, इसका दूसरा नाम डीसीडी भी है, मांसपेशियों के तालमेल में कमी। जैसे बच्चा बटन नहीं लगा पा रहा है तो यहाँ ये समस्या आती है। विकासात्मक समन्वय विकार, ये इनके कुछ नाम हैं, इसे आप देख लेंगे। विशेष रूप से आप इन 3 को देखिए या 2 को, तो ये हैं, एक वाचन भी हो सकती है इसमें डिस्फेसिया, और एक लाइन का ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 3 दिसंबर, हर वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ऐसे ये क्वेश्चंस वो भी है जो विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, तो उसको भी याद कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हमने देखी। चाइल्ड विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जब क्लासरूम में हैं, सबके साथ पढ़ाना है और टीचर को पहले से ही प्रिपेयर रहना है कि उसे हमें समय देना है, बच्चे को समझाते समय भी और बच्चे का फीडबैक लेते समय भी बच्चे को पर्याप्त समय देना है, जिससे बच्चा क्लास में जुड़ पाए। और कहने का मतलब यह है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चों को समान प्लेटफॉर्म देना है, विविधता का सम्मान करना है। विविधता कक्षा की समृद्धि है, संपन्नता है। विविध भाषाओं को सम्मान देना है। हर छात्र के अनुसार स्ट्रेटजी बनानी है टीचर को, और हर छात्र की गरिमा का ध्यान रखना है। संवेदनशील रहना है। अब इसी के तहत जो ये डिसऑर्डर्स हैं, तो इसमें विद्यालय में एक ऐसा वातावरण होना चाहिए कि हर छात्र अपनी क्षमताओं के अनुसार अपना विकास कर सके। तो डिसऑर्डर्स वाले बच्चों के लिए स्पेशल टॉयलेट्स होने चाहिए, और इस तरह की इनकी कक्षाएं जो हैं, अगर जो प्रॉब्लम्स हैं तो कक्षाएं सुगम्य होनी चाहिए, यानी कि इनका स्कूल में आना और स्कूल से कक्षा में जाना और इनकी जो सीटिंग की जगह है वो सुगम्य होनी चाहिए कि ये आसानी से वहाँ तक पहुँच सके अपने आप। इसके लिए जो स्टेज है उसमें सामने की तरफ से रेलिंग लगाई जाती है, या फिर जहाँ पर भी पौड़ी हैं तो उन सीढ़ियों की जगह इनके लिए एक विशेष व्यवस्था की जाती है कि ये आसानी से अपने आप चढ़ सकें और उतर सकें। इस तरह के स्लोप तैयार किए जाते हैं, और दिल्ली में तो ये अधिकतर सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था है। हर स्कूल में बच्चों के आने जाने के लिए विशेष प्रावधान है, साथ में ही विशेष प्रकार के टॉयलेट्स भी हैं जिनमें बच्चा आसानी से आ जा सकता है, और क्लासरूम भी नीचे रखी जाती हैं। हमें सरकार को संसाधन उपलब्ध कराने हैं विद्यालय को, और विद्यालय को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना है कि बच्चा बाकी बच्चों की तरह ही समान रूप से शिक्षा से जुड़ सके। तो ये ध्यान रखना है विशेष रूप से, क्वेश्चन कैसा भी आए आप इजीली कर लें। ये 2 चीज़ यहाँ डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया, और साथ में ये डिस्फेसिया लैंग्वेज में भी आएंगी, और बाकी आपको डिस्कैलकुलिया गणित में, और ये प्रैक्सिया और टैक्सिया ये भी याद रखना है। इन्हें अच्छे से एक बार रिवीजन कर लें, आपको ये प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। एक ये 3 दिसंबर का दिन भी याद रखें, और विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी उसे भी याद रखें। यहाँ इस एक्ट की भी बात कर लेते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 RPWD। तो इसको इस बात में भी ध्यान रखें कि ये अधिनियम बनाया गया है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको उनके अधिकार प्राप्त हो सकें। तो यहाँ कुछ
हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स, लेकिन मैंने कुछ ही लिखे हैं। गरिमा, समता, समुचित वातावरण। समुचित वातावरण से तात्पर्य यहाँ ये है कि विद्यालयों में उनके सुगम्य प्रवेश, शिक्षा में भागीदारी और पूर्ण रूप से भागीदारी, शारीरिक और मानसिक, सामाजिक, हर तरह से बच्चे का पूर्ण विकास हो, कोई विभेद ना हो, स्वतंत्रता से वो वंचित ना हो, अपनी बात स्वतंत्र रूप से रख सकें, उनके अधिकारों के प्रति विद्यालय भी जागरूक हो और वे भी जागरूक हों, और वो अपने अधिकारों की बात प्लेटफॉर्म पे रख सकें। ये मौका भी हमें उन्हें प्रदान करना चाहिए। समुचित सहायता करनी चाहिए और समुदाय में जीने का अधिकार है उनका। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस अधिनियम में लिखी हुई हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। तो अब ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, दिव्यांगजन। तो उम्मीद है कि ये कुछ पॉइंट्स थे इंक्लूसिव एजुकेशंस के, और सभी बच्चों को लेकर चलना है, समान अवसर उपलब्ध कराने, जिसमें बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके। हॉलिस्टिक यानी कि सामाजिक और शारीरिक, मानसिक, हर तरीके से बच्चा वहाँ पर अपना विकास कर सके।